तुम मेरे साथ चलोगी? अकेले किसान ने उस महिला से कहा जिसे 3 जुड़वां बेटियों को जन्म देने पर बेरहमी से पीटा गया था। 1877 का जनवरी अंत, मैक्लोगढ़ के ठंडे पहाड़, ऊंची चोटियां, बर्फीली पर्वतों की हवा एक घायल जानवर की तरह गर्जना कर रही थी। सबसे पहली आवाज जो अजित शेट्टी के कानों में पड़ी, वह हवा नहीं थी, वह कुछ छोटे नाजुक प्राणी की तेज चिल्लाहट थी। उसने अपने घोड़े को रोक दिया, बर्फ के नीचे खुरों की खड़खड़ाहट के बीच सिर झुकाया और पेड़ों की सीमा की तरफ सुनने लगा। वहां फिर वही आवाज आई, एक बच्चे का रोना, नहीं, एक से ज्यादा। उसने अपनी आंखें तनी और उतर आया। वह मार्ग कई दिनों से घोड़ा नहीं चला था, पेड़ों के बीच से एक निशान की तरह गुजरता था। उसकी जूतियां हर कदम पर टखनों तक बर्फ में धंस रही थीं। उसने घोड़ा लगाम में पकड़ रखा था, सांसों की छोटी छोटी बादल बना रहा था। ध्वनि तेज हो रही थी जब वह एक पुरानी बाड़ के सरिये के पास खुली जगह में पहुंचा, जो आधा सड़ा और आधा बर्फ में दफन था। वहां वह महिला थी, मुश्किल से खड़ी, बार्ब्ड वायर से उस सरिये से जकड़ी हुई, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए, चोटिल त्वचा फटी हुई, कलाई से खून टपक रहा था। बर्फ उसकी पलकों से चिपकी हुई थी और बालों के किनारे अब जम चुके थे। उसके होंठ फटे हुए, चेहरा मौत की तरह पीला, चेहरे की हड्डियों पर नीले नीले चोट के निशान। उसके पैरों के पास 3 गुजारिशें, 3 नवजात शिशु, जो एक दिन से भी अधिक पुराने नहीं थे। एक कमजोर सी आवाज निकाली, बाकी 2 शांत थे, पुरानी रात की पोशाक के फटे हुए टुकड़ों में लिपटे हुए। महिला का सिर थोड़ा हिला, वह होश में थी, मुश्किल से। मेरी बेटियों को मत ले जाना, उसने फुसफुसाया। अजित बिना हिचक के उसके पास घुटने टेक दिया। उसने अपने दस्ताने उतारे और एक एक करके बच्चों की हालत जांची। सांस कमजोर मगर स्थिर, त्वचा ठंडी, हड्डियों तक ठंडक। तुम मेरे साथ चलोगी? उसने धीरे, विश्वास से कहा। वह धीरे धीरे पलकें झपकाने लगी, जैसे शब्द समझना कठिन हो। अजित ने अपने जूते से चाकू निकाला और बार्ब्ड वायर को काट दिया। वह उसकी कलाई में गहरा घुसा हुआ था। खून बह रहा था, लेकिन महिला ने चीखा नहीं, हिल भी नहीं। उसने उसके कमर को पकड़कर उसे सहारा दिया जब उसके पैर कमजोर पड़ गए। उसका शरीर आराम से ढीला था, थका हुआ और खून में लथपथ था। अजित ने झिझक नहीं दिखाए। उसे उठाकर अपने सीने से लगाया, फिर शिशुओं को उठाया। एक एक करके उसने उन्हें समेटा। सबसे छोटे बच्चे को अपनी कोट के अंदर छिपाया, फिर मोटे ऊनी कंबल में लपेट दिया। वे जोर से हिल नहीं रहे थे। हवा तेज हो गई, खुली जगह के ऊपर कटती हुई। उसने अपना शरीर उनके ऊपर छाया की तरह रखा। घोड़ा उसके निकट बेचैन होकर खिड़खिड़ा रहा था। अजित ने क्षितिज की ओर देखा। उनके पास आधा मील करीब अपनी झोपड़ी तक जाना था, पहाड़ी की ओर। बर्फ के बीच उसने मैरवेल की लगाम कस दी, बच्चों का कंबल कसकर बांधा और फुसफुसाया, नहीं मरोगी यहाँ, न तुम्हारा कोई, न बच्चों का कोई। शायद हवा सुन रही है, शायद ईश्वर। वह सावधानी से घोड़े पर चढ़ा, उसे उसके सामने रखा, बच्चे उनके बीच सुरक्षित। वह लगभग कुछ नहीं लग रही थी। छोटे बच्चे सर्दियों के खरगोशों से भी हल्के थे। ठंड ने सबको थका दिया था। वापसी का रास्ता धीमा था, हवा बेरहम थी, लेकिन अजित बिना रुके चलता रहा। पूछने का समय नहीं था कि वह कौन थी या उसकी भयावह कहानी क्या थी। बस इतना था कि उसे बचाए रखना। झोपड़ी अंधेरी थी जब वे पहुंचे। अंगीठी ठंडी हो चुकी थी। अजित ने दरवाज़ा जोर से खोला, सीधे अंदर ले जाकर उसे कोमलता से कंबल के बिस्तर पर रखा। फिर शिशुओं को रखा, तेंदुए की खाल से बने टोकरे में, और फिर अंगीठी को फिर से प्रज्वलित किया। हाथ काम नहीं थे अभी। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी, उनके दर्द के निशान ढक रही थी। अंदर अजित चुपचाप काम कर रहा था, आग की हल्की रोशनी में। एक अजनबी जो मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन नहीं, उसकी जमीन पर नहीं।